चलें बेटा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जहाँ पे हमने पिछली बार सॉल्यूशंस को छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। एंड वी वर डन विथ द वन हाफ फैक्टर, राइट? सो विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉडिफाइड इक्वेशंस नाउ। मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चूंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो भी हैं उन सब का एक कॉमन और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। लेकिन सॉल्यूशन फेज में एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाते थे, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होता था और मॉलिक्यूलर मास में एक एबनॉर्मैलिटी आती थी। तो अब तो हमारे पास दो ही रास्ते बचते थे, या तो आप बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस को यूज करना बंद करें या तो उन इक्वेशंस को मॉडिफाई करें ताकि वो किसी भी सिचुएशन में आप यूज करके सही मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। एंड फाइनली दैट्स व्हाट वी हैव डन। We have tried to modify the equations of colligative properties ताकि बेटा आप molecular mass सही तरीके से निकाल पाएंगे and we have introduced the one-half factor। अब याद करिए बेटा, जो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो भी इक्वेशंस थी, राइट, जो भी इक्वेशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थी, मैंने उन इक्वेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बताया था सपोज डेल्टा पी बाई पी नॉट दैट वाज इक्वल टू काई बी। आप याद करिए, मैंने कहा था कि इक्वेशंस में जो लेफ्ट हैंड साइड हुआ करता था दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो राइट साइड आपके पास था दैट वाज द थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? क्योंकि आपके पास बेटा आई जो था बाय डेफिनेशन दैट वाज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू, या जिसको आपने थ्योरेटिकल वैल्यू कहा। सो इट सिंपली मीन्स कि जो सीपी ऑब्जर्व्ड आपके पास आएगा दैट हैज टू बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय सीपी एक्सपेक्टेड, राइट? सो जो भी आपके पास सीपी थ्योरेटिकल था उसको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तब जाके आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही तरीके से मिलेगा, राइट? सो डेल्टा पी बाई पी नॉट दिस वाज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस वाज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दोनों को बराबर करने के लिए बेटा आपको वन हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मॉडिफाइड इक्वेशन जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए अब बनेगी बेटा, दैट विल बी दिस वे, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई टाइम्स काई बी। सिमिलरली डेल्टा टी बी शुड बी इक्वल टू आई टाइम्स के बी इंटू वी हैव मोलैलिटी। Likewise, delta TF should be equal to I times KF into we have molality of the solution, and the osmotic pressure pi should be equal to I into CRT, right? और ये हमारे पास modified equations है बेटा, जिन modified equations को use करके आप सही value जो है colligative property का निकाल सकते हैं, ठीक है? Accordingly सही molecular mass निकलेगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात आपको यहां पे समझनी है कि जो भी आपके पास बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आता है, एक्चुअल वैल्यू जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, ठीक है, यहां पे आप दूसरा पॉइंट कोट करोगे, एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव मोलैरिटी या इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, राइट, या इफेक्टिव मोलैलिटी, राइट? तो वो जो इफेक्टिव मोलैरिटी या इफेक्टिव मोलैलिटी है वो क्या है, वो प्लीज याद रखिएगा। इफेक्टिव मोलैरिटी होती है I times the given molarity, right? I times the given molarity। तो सपोज आपके पास बेटा NaCl की बात हो रही है, तो NaCl सपोज 1 मोलर आपको दिया गया। आपको पता है कि जब यही NaCl सॉल्यूशन में जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसका 1 मोल 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उस मोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करेगा जो आपने उसकी बनाई थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड करेगा जो मोलैरिटी वहां पे रही। अब वहां पे जो मोलैरिटी बनती है बेटा उसको इफेक्टिव मोलैरिटी कहा जाएगा, और वो जो इफेक्टिव मोलैरिटी होती है दैट्स नॉट सिंपली इक्वल टू द गिवन मोलैरिटी, दैट इज आई टाइम्स द गिवन मोलैरिटी। क्योंकि सोडियम क्लोराइड के लिए आपको पता है वन हाफ फैक्टर हुआ करता था 2 के बराबर, इजंट इट, दैट वाज इक्वल टू 2। तो जब उसका वन हाफ फैक्टर 2 के बराबर हुआ, सो अगर गिवन मोलैरिटी बेटा सपोज 1 थी, सो इफेक्टिव मोलैरिटी वाज एक्चुअली 2। सो यहां से भी आप निकाल सकते हैं 2 into 1, दैट मेक्स इट 2 मोलर। सो किसी भी प्रोसेस में, किसी भी डिसोल्यूशन प्रोसेस में अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू का ऑर्डर पूछा गया है तो आप क्या करोगे बेटा, आप हमेशा वहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी या इफेक्टिव मोलैलिटी का ऑर्डर निकालोगे।
क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो इफेक्टिव मोलैरिटी पे डिपेंड करेगी, इफेक्टिव मोलैरिटी पे डिपेंड करेगी। इज दैट पार्ट क्लियर? वेयर एज इफेक्टिव मोलैरिटी इज इक्वल टू आई टाइम्स द गिवन मोलैरिटी। ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं बेटा, और अब जाके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जब भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब भी आपके पास सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको पता है ना उनमें कोई एसोसिएशन होता है ना कोई डिसोसिएशन होता है, उनका वैन हॉफ फैक्टर हमेशा बनता है 1। क्योंकि जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैन हॉफ फैक्टर हमेशा 1 ही बना, तो उनके लिए जो आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, आप वो भी यूज करके उनमें सही तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी सल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, तो वहां पे आई फैक्टर बेटा या तो लेस देन 1 या तो ग्रेटर देन 1 आता है, तो वहां पे आपको हमेशा मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन जो है बेटा वो आपको देनी पड़ेंगी। इज दैट पार्ट क्लियर? वो यूज करके अपने इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है बेटा, आपको पता है कि जो हमारे पास वन ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उनकी रिलेशन है बेटा। वन ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर था? इट वाज, शाबाश, I was equal to 1 minus alpha plus we have n times alpha, और alpha की इक्वेशन आपको याद थी, that was I minus 1 divided by n minus 1। इसी तरह से one of factor in case of association, it was 1 minus alpha plus we have alpha divided by n। फाइन बेटा। और अगर हम उसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे, that was n into I minus 1 minus I, sorry, n into 1 minus I divided by n minus 1। ठीक है, ये आपके पास अल्फा की रिलेशनशिप थी। तो कई बार अब ऐसा होगा कि आपको बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में आइडिया दिया जाएगा, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वन ऑफ फैक्टर, या कभी आपको वन ऑफ फैक्टर के बारे में आइडिया दिया जाएगा, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए आई फैक्टर जो चाहिए था वो डायरेक्टली आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो आई फैक्टर जो है इन मॉडिफाइड इक्वेशन से पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया जाएगा, के बी मोलैलिटी वगैरह दिया जाएगा, तो आपने पहले इन मॉडिफाइड इक्वेशंस को यूज करके आई निकालना पड़ेगा, फिर आई वैल्यू सबस्टिट्यूट करके बेटा अपनी एक्सप्रेशन में अल्फा जो है उसको निकालना पड़ सकता है। तो आई के बारे में याद रखिएगा, अगर कभी आपको आई निकालना पड़ा तो अल्फा का वैल्यू आपको वहां से दिया जाता है, आराम से बेटा सिंपल फॉर्मूला यूज करके अपना आई फैक्टर निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में आइडिया है, मगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालने के लिए आपको जो अल्फा दिया है, असल में इस एक्सप्रेशन को यूज करके या इस एक्सप्रेशन को यूज करके आपको पहले आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद के बी मोलैलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आराम से निकाला जा सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है बेटा कि ये मॉडिफाइड फॉर्म्स तब यूज होती हैं जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात होती है, जब उनके एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात होती है, और जो आपके पास बेटा नॉन मॉडिफाइड इक्वेशंस थी वो आप तब यूज करोगे जब आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात ये है, कभी कभी अल्फा निकालना पड़ता है, उसके लिए आई चाहिए। ये आई कभी डायरेक्ट तो दिया जाएगा, मगर कभी कभी इन मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस को यूज करके आपको आई पहले निकालना पड़ सकता है। लाइकवाइज कभी कभी आपको बेटा आई निकालना है और उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको चाहिए, वो आपको डायरेक्ट दिया जाता है, या कभी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देके कोई भी वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूछा जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालने के लिए आपको आई फैक्टर चाहिए, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को यूज करके आप पहले आई निकालोगे, फिर जाके वही यहां पे सबस्टिट्यूट करके अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उनको सही तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, सो दैट वाज बेसिकली ऑल अबाउट द सॉल्यूशन चैप्टर, और यहां से आगे जो है कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड डियर वी हैव गॉट सम स्लाइड्स ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, एंड वी हैव गॉट slide 1 for you. Question says 1 gram of AB2 when added to 20 grams of benzene lowers the freezing point by 2.3 degrees Celsius. This is 2.3 degrees Celsius, while 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 degrees Celsius. If Kf for benzene is 5 Kelvin per molal, calculate the atomic masses of A and B. ठीक है, तो आपको बेटा दो सॉल्यूशंस के बारे में आइडिया दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन है कंपाउंड AB2 का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो चुका है बाय दिस मच, और दूसरा आपके पास है कंपाउंड AB4 का सॉल्यूशन और उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है बाय दिस मच। राइट बेटा, आपको पूछा है एटॉमिक मासेस ऑफ A और B निकालिए। क्योंकि ये जो कंपाउंड्स आपके पास हैं AB2 एंड देन वी हैव गॉट AB4, आराम से बेटा याद रखना,
इसका जो मोलिकुलर मास होगा दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस वी हैव द ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ बी। और इसका जो मोलिकुलर मास होगा दैट विल बी इक्वल, सपोज इसका मोलिकुलर मास है m1, सपोज इसका मोलिकुलर मास है m2, राइट। और इसका मोलिकुलर मास बनेगा एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस वी हैव 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ बी, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मुझे एटॉमिक मास ऑफ ए और बी निकालना है दैट मींस मुझे बेटा दो वेरिएबल्स निकालने हैं। और दो वेरिएबल्स निकालने के लिए जब तक ना आपके पास दो इक्वेशंस हो क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। और इसने दोनों इक्वेशंस दी हैं, एक है AB2 के लिए डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, और दूसरी है AB4 के लिए, उसके लिए भी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट हम बेटा AB2 और AB4 के लिए डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशंस यूज करके पहले केस में M1 निकालेंगे, दूसरे केस में M2 निकालेंगे। क्योंकि जो ही आपको M1 का वैल्यू पता चला, क्योंकि M1 विल बी इक्वल टू A प्लस ट्वाइस ऑफ B, तो वहां से आप A की इक्वेशन निकालोगे, A विल बी इक्वल टू M1 प्लस ट्वाइस ऑफ B। और यहां से भी A की इक्वेशन निकालोगे, A विल बी इक्वल टू M1 माइनस ट्वाइस ऑफ B, एंड यहां पे A विल बी इक्वल टू M2 माइनस 4 टाइम्स B। सो चूंकि यहां से भी आपने ए का वैल्यू निकाला, यहां से भी आपने ए का वैल्यू निकाला, दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम हुआ तो उनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो दूसरी इक्वेशन सिर्फ वन वेरिएबल बनेगी, आप वहां से पहले वेरिएबल बी का वैल्यू निकालोगे, बाद में वेरिएबल ए का वैल्यू आराम से निकल आएगा। ठीक है बेटा, सो दैट इज द वे आउट कि हमें इन दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत थी। अब वो दो इक्वेशंस बेटा कौन सी बनेंगी? सो आई विल से फॉर AB2, जो आपके पास पहला कंपाउंड था AB2, AB2 के लिए क्या कहा गया है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स, यानी कि मुझे डेल्टा TF का वैल्यू दिया है, मैं उसकी इक्वेशन बनाऊंगा डेल्टा TF1 इज इक्वल टू, क्योंकि सॉल्वेंट दोनों के लिए सेम है तो KF का वैल्यू सेम होगा बिकॉज KF सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, इनटू वी हैव मोलैलिटी। मोलैलिटी के बदले में क्या लिख सकते हैं? W1 डिवाइडेड बाय M1 इनटू वी हैव 1000 डिवाइडेड बाय WA। ठीक है ना? इसी तरह से बेटा मेरे पास दूसरा कंपाउंड है दैट इज AB4, फॉर AB4, राइट। क्योंकि उसका डेल्टा TF बनेगा डेल्टा TF2, दैट हैज टू बी इक्वल टू KF विल बी सेम इनटू वी हैव, वहां पे मास ऑफ सोल्यूट है W2, वहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है M2 इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के लिए सेम है, आई विल कीप इट एज डेल WA, राइट। इफ आई टेक द रेशियो ऑफ द टू इक्वेशंस, या फिर पहले हम जैसे मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो डेल्टा TF1, सो पहला जो है इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री सेल्सियस, सो इट शुड बी 2.3 इज इक्वल टू KF का वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट्स 5 केल्विन पर मोलर इनटू W1 इज द मास ऑफ सोल्यूट, तो 1 ग्राम ऑफ AB2 हैज बीन डिसॉल्व्ड। M1 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हमें पता होती तो एटॉमिक मास निकालने के लिए ये परेशानी नहीं पड़ती। इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 20 ग्राम्स। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा ये बनेगा 5 1R 5 4R 4 1R 4 250R, राइट। तो यहां से अगर आप M1 का वैल्यू निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 2.3, isn't that 250 डिवाइडेड बाय 2.3। इसी तरह से यहां से भी निकालेंगे बेटा डेल्टा TF2 जो आपको दिया है 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास आ गया 1.3, दैट विल बी इक्वल टू KF आपको दिया हुआ है 5 केल्विन पर मोलर, W2 इट इज अगेन द 1 ग्राम, मगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, इनटू वी हैव 1000 डिवाइडेड बाय WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट कम्स आउट, दैट हैज बीन गिवन टू बी 20 ग्राम्स, राइट। ये फिर से बनेगा 5 1R 5 4R 4 1R 4 250R, राइट बेटा। तो यहां से अगर आप M2 का वैल्यू निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी 250 डिवाइड बाय 1.3, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बेटा, फाइनली इट कम्स आउट टू बी 108.7, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, एंड दिस वन कम्स आउट टू बी 192, ठीक है ना? तो मुझे M1 का वैल्यू भी पता चला, मुझे M2 का वैल्यू भी पता चला। जब मुझे मॉलिक्यूलर मास AB2 और AB4 दोनों का पता चला बेटा, मेरे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एटॉमिक मास ऑफ A एंड एटॉमिक मास ऑफ B। मैं आराम से बेटा अब इन दो मॉलिक्यूलर मासेस को यूज करके इन दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस निकाल सकता हूं, ठीक है? वो कैसे? लेट्स हैव दिस वन। You know, M1 is the molecular mass of compound AB2, which will be equal to atomic mass of A plus we have twice atomic mass of B. M1 आपका कितना निकला था? 108.7. That will be equal to A plus we have twice atomic mass of B, या atomic mass of A will be equal to 108.7
minus we have twice atomic mass of B. Let it be equation first, right? Similarly बेटा आपने M2B निकाला, molecular mass of compound 2, that will be simply equal to A plus 4 times B, because उसकी formula थी AB4. AB4, it has 1 atom of A and 4 atoms of B, तो molecular mass of AB4 will be called a summation of atomic masses, so atomic mass of A plus 4 times atomic mass of B. तो यहां से बेटा अगर आप A की equation निकालोगे, that will be M2 की वैल्यू निकला था बेटा 192 minus we have 4 times B. Let this be equation second. अब आप खुद देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड सेम है बेटा, तो उनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा. सो कैन आई पुट इट दिस वे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट? अगर हम इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इट्स 192 माइनस 4 टाइम्स बी, दैट विल बी इक्वल टू 108.7 माइनस वी हैव 2 टाइम्स बी. ठीक है, सो ये बनेगा 192 माइनस इगो 108.7 बेटा, that comes out to be 2 times b, because minus 4 times b यहां पे बनेगा प्लस, so plus 4b minus 2b आपके पास बचेगा twice of b, right? 192 minus we have 108.7, so twice b will be equal to इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है ना? so 192 में से 108.7 निकाल दीजिएगा. ये आपके पास आएगा बेटा 83.3, राइट? हाँ, दैट्स राइट. सो ट्वाइस बी जो है इट कम्स आउट टू बी 83.3, और अगर आप बी की बात करोगे दैट्स 83.3 डिवाइडेड बाई 2, राइट? सो एटॉमिक मास ऑफ बी शुड बी इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, वहां पे बचा बेटा इट इज 2 6 आर 12, राइट? तो आपके पास एटॉमिक मास ऑफ बी जो है दैट कम्स आउट टू बी 41.6, राइट? वंस यू नो द एटॉमिक मास ऑफ बी, आप इसको यहां भी सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, ए का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, यहां भी सबस्टिट्यूट करके बेटा ए का एटॉमिक मास निकालेंगे. सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एटॉमिक मास ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 108.7 माइनस वी हैव twice of atomic mass of B, that is 41.6. ठीक है ना? तो यहां से आप इसका बेटा सिंप्लीफिकेशन ले लीजिएगा. 108.7 माइनस वी हैव 2 6 आर 12, 2 1 आर 2 प्लस 1 हो गया 3, देन वी हैव 2 4 आर 8, राइट? तो आपके पास आ गया ये 83.2, फाइन. तो एटॉमिक मास ऑफ ए शुड बी इक्वल टू, इसमें से आप दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको एटॉमिक मास ऑफ ए मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास था बेटा एटॉमिक मास ऑफ ए और बी जो है आप कैसे निकाल सकते हैं. आपको दो वैल्यूज जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के दिए गए थे फॉर बेसिकली 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, और आपको एटॉमिक मास ऑफ ए और बी पूछा गया था बेटा. मैंने प्लान आपके साथ डिस्कस किया, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होनी चाहिए, एंड वी एग्जीक्यूटेड दैट प्लान वेल. फाइनली वी हैव गॉट द एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि आप एटॉमिक masses जो हैं कैसे निकाल सकते हैं. This was question number 1 for me. I'll be talking about the next one. We have got question number 2. Assuming complete ionization, the solution having maximum freezing point will be, right? So again, it boils down to the value of colligative property. मगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, मैं इस क्वेश्चन में आपको बेटा बहुत सारी चीजें पूछूंगा. मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ आई विल बी asking order of vapor pressure in solutions का क्या होगा, order of boiling points in solution का क्या होगा, order of freezing points in solution का क्या होगा, order of osmotic pressures in solutions का क्या होगा. मैं सारे solutions के बारे में बेटा आपसे पूछूंगा. ठीक है ना? अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा था बेटा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव मोलैरिटी, राइट बेटा? इफेक्टिव मोलैरिटी, वेयर इफेक्टिव मोलैरिटी वाज इक्वल टू I टाइम्स द गिवन मोलैरिटी. फाइन, यू रिमेंबर दैट. अब देखिए हम क्या करेंगे, हम हर एक केस में इफेक्टिव मोलैरिटी निकालेंगे. अब जहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी ज्यादा आएगी वहां पे देखो क्या क्या होगा. जहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी ज्यादा आएगी तो वहां पे ऑब्वियसली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा मींस वेपर प्रेशर कम होगा. इसी तरह से वहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. जहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा.
और इसी तरह से बेटा जहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पे वेव ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा बेटा वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हमें यहां पे ऑर्डर देना है इन सारे केसेस में। सबसे पहले 1 मोलर कैल्शियम फ्लोराइड, इसकी इफेक्टिव मोलैरिटी देखिए कितनी बनेगी। इसकी इफेक्टिव मोलैरिटी बनेगी बेटा I टाइम्स गिवन मोलैरिटी, क्योंकि इसका एक पार्टिकल 3 पार्टिकल्स देगा, Ca2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस F नेगेटिव। जब एक पार्टिकल ने 3 पार्टिकल्स दिए बेटा तो इसका I फैक्टर जो आपके पास आएगा सुबह 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी मोलैरिटी है 1, सो इसकी इफेक्टिव मोलैरिटी बन गई 3, राइट। इसी तरह से बी आपके पास है, इसमें इफेक्टिव मोलैरिटी अगर आप निकालोगे बेटा दैट विल बी इक्वल टू इसकी इट शुड बी I टाइम्स दैट, क्योंकि Al2SO4 होल थ्राइस आयोनाइज होने के बाद 3 पार्टिकल्स इसके 2 पार्टिकल्स इसके प्रोड्यूस करता है, 3 और 2 हो गए 5, सो इट शुड बी 5 टाइम्स 1.5, इजंट दैट बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 7.5। ये इसकी बेटा इफेक्टिव मोलैरिटी हो गई। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स देता है, इसका I फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी मोलैरिटी जो है बेटा दैट हैज बीन गिवन टू बी 2, 2 2 और 4, तो इसकी इफेक्टिव मोलैरिटी 4 बन गई। और 1 मोलर AgNO3 जो है इसकी इफेक्टिव मोलैरिटी, क्योंकि AgNO3 का एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स दे रहा है, I फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी गिवन मोलैरिटी है 1, सो इट इज बेसिकली 2 मोलर। अब खुद समझिए बेटा, आपका पहला पार्ट जो है ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया है, ठीक है ना। तो आई विल बी सॉल्विंग 1 by 1 ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर सारे देंगे, सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर्स देंगे। इंक्रीजिंग का मतलब होता है पहले वो सॉल्यूशन लिखना है जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, क्योंकि जहां पे बेटा इफेक्टिव मोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगी, और जहां पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा आएगी वहां पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा, क्योंकि इन सब केसेस में इफेक्टिव मोलैरिटी ऑप्शन बी में सबसे ज्यादा है। जब यहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी बेटा सबसे ज्यादा हुई, दैट सिंपली मींस वन थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, जब इफेक्टिव मोलैरिटी यहां पे ज्यादा हुई, यहां पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। सो सबसे लोएस्ट वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी बी, राइट, लेस देन। उसके बाद हायर मोलैरिटी आती है 4 सी, उसके बाद इट शुड बी ए, उसके बाद इट शुड बी डी। हो गया बेटा, ये तो ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। इसी तरह से हमें यहां पे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स लेना है। मैंने कहा ना मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लूंगा, ठीक है, इंक्रीजिंग। पहले हम वो सॉल्यूशन लिखेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट वहां पे सबसे कम होगा जहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मगर एलिवेशन वहां पे कम होगा जहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी कम होगी, क्योंकि इफेक्टिव मोलैरिटी सबसे कम है डी में, सो डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। उसके बाद आपके पास ए, उसके बाद आपके लिए सी, उसके बाद आपके लिए बी है, राइट। ये तो बेटा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया। तीसरा, इसी तरह से हम ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम? जहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मगर जहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो नीचे जाएगा, तो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्योंकि इनमें से जो आपके पास बी है इसकी इफेक्टिव मोलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो उसकी वजह से इसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा आएगा, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट सबसे नीचे जाएगा। सो बी जो होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, फॉलोड बाय सी, फॉलोड बाय ए, फॉलोड बाय डी। इजंट दैट बेटा? लास्ट वाला क्या पूछा था? ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर बताइएगा। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर बताइएगा क्या होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर आप ऑर्डर बताएंगे, जहां पे इफेक्टिव मोलैरिटी ज्यादा वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, तो इनमें से ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा बी में और सबसे कम होगा बेटा डी में। सो चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, इट शुड बी डी लेस देन ए, लेस देन सी, लेस देन बी। ठीक है ना? ये आपके पास बेटा ऑर्डर हो गया ऑफ दी ऑस्मोटिक प्रेशर्स एज वेल। ये बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ इस क्वेश्चन पैटर्न पे पूरी तरह से बेटा ध्यान रखिएगा। आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। PtCl 4.6 times H2O can exist as a hydrated complex. Its 1 molar aqueous solution has depression in freezing point of 3.72 degree Celsius या Kelvin, एक ही बात है। Assume 100% ionization and Kf for water is equal to this. Complex की फॉर्मूला बतानी है, कौन सी होगी? देखो बेटा, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स की फॉर्मूला बतानी हो तो आपको असल में आई फैक्टर निकालना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको पता है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो भी पार्ट इस स्क्वायर ब्रेस के बाहर होता है वो पार्ट होता है आयोनाइजेबल।
सो चूंकि अगर फॉर्मूला ये हुई तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है 4Cl नेगेटिव और ये एक पार्टिकल देगा जिसपे 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ये वाला सिस्टम जो है ये 5 पार्टिकल्स देगा, इसका आई फैक्टर होगा 5। इसी तरह से अगर इसकी बात करेंगे बेटा, सिर्फ 2 Cl बाहर हैं, वाटर मॉलिक्यूल तो बहरहाल आयोनाइज नहीं होता, तो यहां पे 2 Cl बाहर हैं, तो इन दो के निकलने की वजह से 2 Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से इस वाले पार्ट पे आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका एक पार्टिकल 3 पार्टिकल्स देगा, तो इसका आई फैक्टर जो है बेटा वो 3 होना चाहिए, राइट। इसका आई फैक्टर जो है वो 5 होगा। इसी तरह से इसकी बात करेंगे, इसने सिर्फ एक क्लोरीन बाहर रखा, वो एज Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, जिसकी वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो ये आपका कैटाइन बनेगा, ये आपका एनाइन बनेगा। तो अगर 100% आयोनाइजेशन हुआ तो इसका आई फैक्टर जो है बेटा वो 2 होना चाहिए। और जहां तक इसकी बात है, इसका आई फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि सफियर के बाहर जो है बेटा आपके पास कोई भी Cl एटम नहीं है, तो चूंकि Cl एटम है नहीं, वाटर तो नॉन आयोनाइजेबल होता है, तो इस वजह से इसमें कोई भी पार्टिकल बाहर से प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा बेटा, वो तो ये वाला होगा, और इसके लिए आई फैक्टर जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आपको बेटा इस डेटा को यूज करके आई फैक्टर निकालना है। अगर आई फैक्टर 1 आ गया, दिस हैज टू बी द फॉर्मूला। अगर आई फैक्टर 2 आ गया, दिस हैज टू बी द फॉर्मूला। 3 आ गया, दिस हैज टू बी द फॉर्मूला। 5 आ गया, दिस हैज टू बी द फॉर्मूला। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो आई फैक्टर निकालने के लिए मैंने इक्वेशन आपको बताई थी बेटा, शाबाश। कैसे यूज करते हैं इक्वेशन? कौन सी हमारे पास है इक्वेशन? चूंकि इट इज अबाउट दी, आई थिंक इट वॉज फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 3.72। चलिए ठीक है, विल जस्ट गो इट दिस वे। सो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशन है डेल्टा टी एफ, यू नो दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इनटू वी हैव मोलालिटी। फाइन, आपको आई फैक्टर निकालना है, दैट शुड बी डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ इनटू वी हैव मोलालिटी। आई शुड बी इक्वल टू, फाइन, लेट्स हैव द डेटा नाउ। आई शुड बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ दिया है 3.72, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय के एफ दैट इज 1.86 और मोलालिटी दी है बेटा 1, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड। डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 3.72, राइट। के एफ दिया है बेटा 1.86, राइट, इनटू मोलालिटी आपको दी है 1। यहां पे आप आई फैक्टर निकालिए, ये सीधा लगता है 3.72 इज डबल एज कंपेयर टू 1.86। सो अगर ये इसका ट्वाइस हो गया, सो आई कम्स आउट टू बी 2। सो जो ही आपने निकाला बेटा कि आई कम्स आउट टू बी 2, तो आपके पास आंसर जो होना चाहिए दैट हैज टू बी दिस पर्टिकुलर केस, इट हैज टू बी ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर बेटा? सो दैट वाज अबाउट माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल बी मूविंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड हियर। चलिए, the freezing point of a 4% aqueous solution of A is equal to freezing point of 10% aqueous solution of B. If the molecular mass of A is 60, then the molecular mass of B will be. Again, आपको बेटा दो सबस्टेंसेस के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इनके फ्रीजिंग पॉइंट्स बराबर है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम सेम है। जब इनका डेल्टा टी एफ का वैल्यू सेम हुआ बेटा, तो एक आपके पास है 4% एक्वियस सॉल्यूशन, दूसरा आपके पास है 10%। आपको पूछा गया है अगर मॉलिक्यूलर मास ए का 60 है तो बी का कितना होगा। तो अगेन यू विल बी डिजाइनिंग टू इक्वेशंस हियर। पहली इक्वेशन बनेगी बेटा डेल्टा टी एफ ए के लिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग ए, राइट, और दूसरी इक्वेशन बनेगी बेटा डेल्टा टी एफ बी के लिए। फाइन, so delta TF will be A will be equal to that will be equal to KF। क्योंकि सॉल्वेंट सेम है बेटा, तो KF जो होगा that will be same, और हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि वो बाद में कैंसल आउट होगा। Into we have WA is the mass of solvent, क्योंकि इसने कहा है 4% solution, it should be 4 grams of solute, divided by mass of compound A। मुझे नहीं पता, I'll write it as WA into we have 1000 divided by the mass of solvent। This was the 4 divided by MA, this is the molar mass of A, MA, right? You will write it as MA। Then we have 1000 divided by आपके पास है mass of solvent, that's WA। क्योंकि 4% का मतलब ये हुआ इसके 96 ग्राम्स आपके पास सॉल्वेंट के होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास है दूसरा सोल्यूशन जो कि सबस्टेंस B का है, उसमें भी उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। सपोज मैं उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF लिख दूं, दैट शुड बी इक्वल टू KF। मुझे नहीं पता बेटा क्या है, लेकिन I'll just write that in the equation multiplied by, it is the 10% aqueous solution of B, that means beta
10 grams of solute are present. So 10 grams of solute जो है वो आपके पास आएगा, WB will be 10 divided by MB, मुझे नहीं पता, into we have 1000 divided by, जब 10% aqueous solution हुआ, so 10 grams of solute are present in 100 grams of the solution, that means mass of solvent आपके पास आएगा 90 grams. Is that part clear? So चूंकि यहां पर आपके पास बेटा एक का मोलिकुलर मास दिया है, दूसरे का मोलिकुलर मास निकालना है, और जब भी दो इक्वेशंस में मल्टीप्लिकेशन जैसी टर्म्स होती हैं, द बेस्ट वे इज टू टेक द रेशियो ऑफ द टू इक्वेशंस. एज यू टेक द रेशियो ऑफ द टू इक्वेशंस, चूंकि सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ रहा है, दैट मींस बेटा लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल होगा. KF एक ही सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो ये भी आपके पास कैंसिल आउट होगा. ये 1000 बेटा मेरा आपका कैंसिल आउट हो गया. आपके पास खुद देखिए ना, आपके पास क्या क्या बचा. ये पूरी टर्म जो है हम यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं. इट विल बी 10 divided by MB into we have 90 is equal to, यहां पर बचेगा आपका 4 divided by MA into we have 96. अब देखो आपको मोलिकुलर मास A का दिया था 60, यानी कि ये टर्म आपको बेटा दी हुई है 60, आपको बस MB पूछा गया है. आई डोंट थिंक इसमें कैलकुलेशन पार्ट इतना परेशानी का बायस है कि आप इसको घंटे भर लगाओगे, नहीं. इट इज जस्ट दैट 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स पार्ट. आप यहां से बेटा MA का वैल्यू जो है दैट इज 60, उसको सब्स्टिट्यूट करिए, 0 0 सारे कैंसिल आउट करके आपका मोलिकुलर मास जो है B का निकल आएगा. इज दैट पार्ट क्लियर? मोलिकुलर मास अब B आपको पूछा गया था, ऑप्शंस आपके सामने है बेटा, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना. देन आई विल बी हैविंग द लास्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक? आपको पता है बेटा आइसोटोनिक होने के लिए इफेक्टिव मोलैरिटी शुड बी सेम, राइट. इफेक्टिव मोलैरिटी जो है बेटा दैट शुड बी सेम. अब खुद देखिए इफेक्टिव मोलैरिटी कहां पे सेम होगी, आपके पास ऑप्शन सामने मौजूद है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ लेटर ऑन, बिकॉज मैंने अभी आपको बेटा इस पैटर्न के क्वेश्चंस दिखा दिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे डिसाइड किया जा सकता है. एंड देन इफ if normal is the normal molecular mass and alpha is the degree of ionization of this complex, then the abnormal molecular mass of the complex in the solution will be, right. So हमें नॉर्मल मोलिकुलर मास और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की रिलेशन बतानी है, मगर इन टर्म्स ऑफ अल्फा. अब देखो आपको पता है कि आई वैल्यू जो है, चूंकि हमें अल्फा जो है थ्रू आई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज बाकी तो हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के बीच में तो आपको पता है कि वहां पे आई फैक्टर अल्फा के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, वो तो थ्रू आई रिलेशनशिप है. तो मैं पहले आई की रिलेशनशिप बना रहा हूं. आपको पता है कि आई जो आसा बराबर बेटा, शाबाश, this was observed value of colligative property to that of expected, but when it comes to molecular mass this was ulta, ठीक है ना. it was basically the expected molecular mass divided by observed. expected को कहते हैं normal molecular mass divided by observed, आप उसको जो है आप कहते हैं abnormal molecular mass, right. अब चूंकि बात हो रही है K3FeCN होल से, जब ये आयोनाइज होगा इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3 पार्टिकल्स और इसका एक कितने देगा, 4 पार्टिकल्स देगा. इजंट दैट बेटा? दैट मींस इस सिस्टम के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए n वैल्यू जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 4. अब I और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप क्या है? जब भी आप आयोनाइजेशन की बात करते हैं बेटा, I का बराबर आसा I is always equal to 1 minus alpha plus we have n times alpha. So I for this complex should be equal to 1 minus alpha plus we have n का वैल्यू है 4, it should be 4 times alpha, या I should be equal to 1 plus 3 alpha. Isn't that? I का वैल्यू यहां पे कितना आ गया बेटा, 3 अल्फा. जो ये आपने I का वैल्यू निकाला दैट इज 1 प्लस 3 अल्फा. अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की इक्वेशन बतानी है. तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास किसके बराबर आएगा, नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय I. इजंट दैट बेटा? सो आई विल जस्ट मूव ऑन. अगर मुझे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास निकालना है दैट शुड बी इक्वल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास कितना होगा, डिवाइडेड बाय I फैक्टर. सो M abnormal should be equal to normal molecular mass जो भी है, I'll just put it this way, divide by I का वैल्यू कितना था, 1 plus 3 alpha. Isn't that 1 plus 3 alpha? अगर हम इसको बेटा शिफ्ट करते हैं, so abnormal molecular mass will be equal to normal molecular mass कितना था, multiplied by 1 plus 3 times alpha, right. जब भी किसी टर्म को आप बेटा इन्वर्शन करते हैं, पावर उसका साइन अपना चेंज कर देता है. सो abnormal molecular mass should be equal to normal molecular mass multiplied by 1 plus 3 alpha raised to power minus 1. जरा ऑप्शंस की तरफ फिर से जाते हैं बेटा. abnormal molecular mass will be m normal 1 plus 2 alpha, नहीं. This has to be the correct option. It's normal multiplied by 1 plus 3 alpha raised to power minus 1. Is that part clear beta? That's all about
दी सोल्यूशन चैप्टर। एक और क्वेश्चन आपके पास है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ के आई and that of sucrose are 0.432 atm and 0.24 atm respectively। वन टॉप फैक्टर बेटा KI का पूछा है। देखो, जब भी आप वन टॉप फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कि इट इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मुझे वन टॉप फैक्टर आई पूछा है पोटेशियम आयोडाइड के लिए, तो मुझे उसी सोल्यूशन का सीपी ऑब्जर्व्ड भी और सीपी एक्सपेक्टेड भी पता होना चाहिए। मगर चूंकि सीपी एक्सपेक्टेड वो वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का होता है जब आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी डिसोसिएशन कंसीडर नहीं करते। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप के आई में कोई भी एसोसिएशन, कोई भी डिसोसिएशन कंसीडर नहीं करोगे, तो 0.1 मोलर के आई में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, दैट शुड बी सेम एज दैट ऑफ 0.01 मोलर सक्रोज, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो इसने 0.01 मोलर सक्रोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, वो असल में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इज दैट पार्ट क्लियर? और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दिया है, दैट इज 0.432। सो आई फैक्टर जो होना चाहिए फॉर द पोटेशियम आयोडाइड, दैट शुड बी 0.432 डिवाइडेड बाय 0.24। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? इस रेशियो को सिंप्लीफाई करिए, वो आपको आई फैक्टर जो है बताएगा। I hope you got my point. That's all about the solutions, right beta? Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz. All the best.